हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की लास्ट क्लास में हमने सिंधु नदी तंत्र के विषय में विस्तृत चर्चा करी। आज दोस्तों इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जितनी भी उत्तर भारत की नदियां थी, इनमें अधिकांशतः नदियां ग्लेशियरों से निकलती थी, अर्थात हिमनदों से निकलती थी। इसी कारणवश इसके अंदर जो जल है वो वर्ष भर प्राप्त होता था हमें। ये सदा नीरा नदियां कहलाती थी दोस्तों। इसके बाद जो दक्षिण भारत की नदियां है और ये जो मध्य भारत की नदियां है, इनकी बात की जाए तो ये मौसमी नदियां कहलाती है दोस्तों। इनमें वर्षा ऋतु में जल की मात्रा अधिक होती है और गर्मी आते तक के ये जल की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है दोस्तों। और आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, ये मान लीजिए ये हमारा भारत है। तो भारत में दो दिशाओं में नदियां प्रवाहित होती है, एक पूर्व दिशा में, एक पश्चिम दिशा में। दोस्तों, जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है वे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है वे अरब सागर में जाकर गिरती है। बे ऑफ बंगाल और अरब सागर हो गया दोस्तों। अब बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती है, ज्यादातर नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा मैंने लास्ट क्लास में बता दिया क्या होता है। तो दोस्तों, ये मान लीजिए गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो दोस्तों, जो पूर्व की ओर नदियां गिरती है उनमें अधिकांशतः डेल्टा का निर्माण करती है, और जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है वे नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। और जितनी भी हम दक्षिण भारत की नदियां पढ़ने वाले दोस्तों, इनमें अधिकांशतः तो एस्चुरी का ही निर्माण करती है, चाहे वो पूर्व की ओर गिरे चाहे पश्चिम की ओर गिरे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों की। तो अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है? नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, लूनी हो गई, माही हो गई, साबरमती हो गई और पेरियार नदी हो गई। वहीं बात की जाए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों की, तो इसमें गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी हो गई और दामोदर नदी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये डेल्टा कम बनाती मौसमी नदियां होती है, और ये नदियां पहाड़ी या वर्षा जल से बनती है। मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर भारत की प्रमुख नदियां थी वे कहाँ से बनती थी? हिमनद और ग्लेशियर से। वहीं बात की जाए दक्षिण भारत की नदियों की, तो ये पहाड़ी या वर्षा जल से बनती है दोस्तों। इनका उद्गम कहाँ से होता है? पहाड़ों से या वर्षा जल के कारण इनका उद्गम होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे हम गोदावरी नदी तंत्र की। तो इन सभी नदियों के विषय में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं हम गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर। और दोस्तों, बात की जाए इसका उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर, जो कि है नासिक। नासिक कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में। अब उद्गम की बात हो चुकी है, तो इसका मुहाने की बात करते हैं। मुहाना कहाँ पर है दोस्तों? मुहाना है आंध्र प्रदेश में। अब उद्गम हो गया, मुहाना हो गया। अब बीच में दो और स्टेट से होकर ये गुजरती है, तो ये दो स्टेट के नाम क्या क्या है? एक तो हो गया छत्तीसगढ़, और दूसरा हो गया तेलंगाना। दोस्तों, इस प्रकार से गोदावरी नदी चार स्टेट से होकर गुजरती है। सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और इसका मुहाना आता है आंध्र प्रदेश में। दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाए कि ये नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो चार राज्यों से होकर गुजरती है। इसका मुहाना किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। इस ये जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी का उद्गम तो त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक महाराष्ट्र में है, और इसकी लेंथ कितनी है? तो 1465 किलोमीटर। दोस्तों, अब इस नदी तंत्र के विषय में चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, मैंने बताया आपको त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। इसकी लेंथ हो गई 1465 किलोमीटर, और ये हो गई गोदावरी नदी। दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए इसकी ट्रिब्यूटरीज की, अर्थात सहायक नदियों की। तो सहायक नदियों में इसकी दो ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक तो हो गई उत्तर की ओर से मिलने वाली, या तो बोल सकते हैं इसे बाई ओर से। इसकी प्रवाह दिशा ये है, पूर्व की ओर प्रवाहित होती, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब इसमें जो ऊपर से मिल रही है, ये उत्तर से मिल रही बोल सकते हैं, या तो इसे कह सकते हैं कि बाही ओर की सहायक नदियां। बाई ओर की सहायक नदियां कौन कौन सी है? पूर्णा नदी हो गई, प्राणहिता नदी हो गई,
इंद्रावती और सबरी नदी। वहीं बात की जाए दाई ओर की प्रमुख सहायक नदी तो यह है मंजरा नदी, जो कि बालाघाट पहाड़ी से निकलती। दोस्तों क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में पूछ सकता है, कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदी है। इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो प्रमुख सहायक नदी है इनका उद्गम कहाँ कहाँ से होता है, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों। और ये जो मैंने लिखा है प्रभारी जिला, कंधाकुर्ती जिला, कालेश्वरम, सम्मूर, कुणावरम, ये सारे के सारे इनके मिलन पॉइंट है जहां पर ये सहायक नदियां गोदावरी में आके मिलती है। दोस्तों इनके बारे में ज्यादा पीएससी लेवल में पूछ सकते हैं, बाकी रेलवे वगैरह में तो इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए इनको यहाँ पर बता दिया है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अब हम पूर्णा नदी की। दोस्तों पूर्णा नदी का उद्गम हो रहा है अजंता पहाड़ी से। अजंता पहाड़ी से उद्गम होने के बाद गोदावरी नदी में मिलती है ये प्रभाणी जिले में। दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मंजरा नदी आती है, जो कि दाई ओर की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, बालाघाट पहाड़ी से होता है। इसके बाद आगे बढ़े तो आती है प्राणहिता नदी। प्राणहिता नदी 3 नदियों से मिलकर बनी है, पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा नदी। दोस्तों पेनगंगा नदी का उद्गम भी अजंता पहाड़ी से होता है, जहां से पूर्णा नदी का उद्गम हो रहा था। बात की जाए वर्धा नदी का तो वर्धा नदी का उद्गम वर्धन शिखर से होता है दोस्तों। और वेनगंगा नदी की बात की जाए तो ये सिवनी जिले से उद्गम होती है। ये दोनों नदियां कहां से निकलती है दोस्तों, ये दोनों नदियां निकलती है मध्य प्रदेश से और आकर के कहा मिल गई, गोदावरी नदी में, अर्थात यहाँ पर मिल गई प्राणहिता में और फिर आगे बढ़ के गोदावरी में मिल गई, कहां पर, कालेश्वरम में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, दंडकारण्य की पहाड़ी से। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, दंडकारण्य की पहाड़ियां कहाँ पर है, तो ये है उड़ीसा में। और उड़ीसा की दंडकारण्य की पहाड़ी से निकलने वाली नदी इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ये गोदावरी में किस जगह पर मिलती है, तो सम्मूर संगम में मिलती है दोस्तों, इसको बोलते हैं सम्मूर संगम। इसके बाद बात करते हैं सबरी नदी की, तो ये निकलती सिंकाराम पहाड़ी से, सिंकाराम पहाड़ी से निकलती है और कुणावरम, दोस्तों ये कुणावरम लिखा हुआ है मैंने, कुणावरम, कुणावरम जो कि आंध्र प्रदेश में जाके मिल जाती है। इसके बाद में बात करते हैं गोदावरी नदी की, तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है, एक गौतमी और दूसरा वशिष्ठ, गौतमी और वशिष्ठ, और यहीं पर इसका मुहाना आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखा कि गोदावरी नदी और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है। एक बार रिपीट कर देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो बन जाएगा कि ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हो गई, तो पूर्णा नदी हो गई, प्राणहिता नदी हो गई, इंद्रावती नदी होगी, सबरी नदी होगी और मंजरा नदी होगी। पूर्णा नदी का उद्गम पूछ लिया जाए तो कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अजंता की पहाड़ी से। इसके बाद प्राणहिता नदी का उद्गम पूछा जाए तो प्राणहिता नदी 3 नदियों से मिलकर बनती है, पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा। वर्धा नदी का उद्गम होता है वर्धन पहाड़ी, वर्धन शिखर से। इसके बाद पेनगंगा का उद्गम होता है सिवनी जिले से और पेनगंगा का होता है अजंता पहाड़ी से। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मंजरा नदी की, तो इसका उद्गम होता है बालाघाट पहाड़ी से। इसके बाद बात करते हैं इंद्रावती नदी की, तो इसका उद्गम होता है दंडकारण्य पहाड़ी, उड़ीसा में है जो कि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सबरी नदी आती है, सबरी नदी का उद्गम होता है सिंकाराम पहाड़ी से दोस्तों। इसके बाद में ये जो गोदावरी नदी है 2 भागों में बढ़ जाती है, इन दोनों भागों के नाम भी याद रखिए, एक का नाम है गौतमी, दूसरे का नाम है वशिष्ठ, और यहीं पर इसका मुहाना है दोस्तों। इस प्रकार हमने गोदावरी नदी तंत्र देख लिया दोस्तों। अब बात करते हैं महानदी की। दोस्तों महानदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, जिसमें हम इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, इसके प्रमुख परियोजना और इसकी प्रमुख सहायक नदियों के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई हो गई 858 किलोमीटर दोस्तों। इसका उद्गम कहाँ से होता है ये याद रखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, सिंगवा की पहाड़ी से, जो कि छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ से निकलती है कौन सी महानदी, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 2 राज्यों में बहती है दोस्तों। उड़ीसा में संबलपुर और कटक, कटक में इसका मुहाना है दोस्तों। संबलपुर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा आता है कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों संबलपुर में। और विश्व का सबसे लंबा बांध है और गुरुत्वीय बांध का उदाहरण है दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। वहीं बात की जाए नदी घाटी की,
तो इस नदी घाटी में कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भाग था, एमपी का भाग था छत्तीसगढ़। दोस्तों जब इसका विभाजन हुआ तो मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर हो गया। छत्तीसगढ़ में कोयला भरपूर मात्रा में पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर महानदी की नदी घाटी स्थित है। दोस्तों इसके बाद बात की जाए ट्रिब्यूटरीज की या सहायक नदियों की, तो शिवनाथ नदी हो गई, तेल नदी और हसदेव। याद रखिए ये तीनों नदी किसकी सहायक नदियां हो गई? महानदी की सहायक नदियां। महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले शिवनाथ, फिर बात करते हैं तेल, और तीसरी नदी है हसदेव। शिवनाथ, तेल, हसदेव। ठीक है, तो तीन नदियों को याद रखिए आप, इसकी महानदी की सहायक नदियां हो गई। सबसे पहले बात करते हैं शिवनाथ की, तो ये सबसे लंबी सहायक नदी है। दोस्तों जब भी हम नदियों की बात करते हैं तो उसकी सबसे सर्व प्रमुख सहायक नदी होती है, उसे याद रखिए, उसका उद्गम याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस है। अब इसके बाद बात करते हैं शिवनाथ नदी की, तो ये बाई ओर की सहायक नदी है। दोस्तों बाई ओर की सहायक नदी अर्थात ये ऊपर की ओर से मिलती है, इसमें दाई ओर की। इसका प्रवाह भी कुछ इस प्रकार से होता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। तो दोस्तों उड़ीसा में इसका मुहाना है और छत्तीसगढ़ से निकलती है, और इसके बाई ओर से आने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है शिवनाथ नदी। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 383 किलोमीटर है, और महानदी में मिलती है। ये कहाँ पर मिलती है दोस्तों? बिलासपुर में, जो कि छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, ये इसकी महानदी की सहायक नदियां मैंने बता दी है, शिवनाथ, तेल और हसदेव। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कृष्णा नदी की। ये भी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। दोस्तों इसकी लंबाई की बात की जाए तो 1400 किलोमीटर है, तीसरी लंबी नदी है ये भारत की। सबसे पहले बात की जाए 25 यहाँ पर बता देता हूँ, 25 ये कौन सी हो गई? गंगा। इसके बाद 1465, ये सभी किलोमीटर में बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये हो गई गोदावरी। इसके बाद बात होती है कृष्णा की, तो भारत की तीसरी लंबी नदी की बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी? कृष्णा नदी हो जाएगी। दोस्तों कृष्णा नदी 4 राज्यों में बहती। दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि कितने राज्यों में ये कोई सी भी नदी प्रवाहित होती है। किसी भी नदी का नाम पूछ सकते हैं और उसका प्रवाह क्षेत्र पूछ सकते हैं, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले इसका उद्गम की बात की जाए तो महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र के बाद ये कर्नाटक में आती है, जस्ट इसके नीचे। इसके बाद में तेलंगाना में जाती है, और तेलंगाना के बाद में आंध्र प्रदेश में जाती है। दोस्तों इसका उद्गम महाराष्ट्र की किस स्थान से होता है? तो महाबलेश्वर स्थान से होता है। ये गोदावरी के समांतर बहती है। दोस्तों गोदावरी नदी के समांतर बहती कौन सी? कृष्णा नदी, और गोदावरी के साथ मिलकर केजी बेसिन बनाती है। दोस्तों कृष्णा और गोदावरी हो गई दोस्तों, और कृष्णा और गोदावरी का एक बेसिन है जो कि केजी बेसिन है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिन है, चावल की खेती के लिए मशहूर बेसिन है ये, इसीलिए इसे धान का कटोरा कहते हैं। बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है यहाँ की। और ये केजी बेसिन कहाँ पर बनता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में बनता है। बॉल ऑफ राइस अर्थात धान का कटोरा कहते हैं किसे? केजी बेसिन को। सबसे लंबी सहायक नदी की बात की जाए गोदावरी की, अभी हमने बात करी थी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की, तो शिवनाथ नदी थी। इसके बाद हम बात कर रहे कृष्णा नदी की, तो कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है भीमा नदी, जो कि बाई ओर से मिलती है इसमें। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी ये है तुंगभद्रा नदी। दोस्तों सबसे लंबी और सबसे बड़ी का अर्थ क्या होता है मैं बता दूं। मान लीजिए कोई नदी है, तो इसमें यदि दूसरी कोई सबसे लंबी यानी कि किलोमीटर में बात कर ले, तो जिसकी सबसे ज्यादा लंबाई हो, ऐसी कोई नदी मिल रही है तो ये सबसे लंबी सहायक होगी। वहीं बात की जाए कोई ऐसी नदी जिसमें पानी की मात्रा या उसका अपवाह क्षेत्र, उसमें आने वाली ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसके पानी की मात्रा यदि इससे अधिक होगी तो ये सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी, और ये वाली सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी। इसकी लंबाई कम है लेकिन इसका अपवाह क्षेत्र या पानी की मात्रा इसमें क्या है? ज्यादा है, इसलिए सबसे बड़ी और सबसे लंबी दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे लंबी सहायक नदी होगी भीमा नदी, जो कि बाई ओर से मिलती है। वहीं बात की जाए सबसे बड़ी सहायक नदी की, तो तुंगभद्रा नदी है, जो कि दाई ओर से मिलती है। तुंगभद्रा नदी दोस्तों, तुंग और भद्रा नदी दो नदियों का मेल है, इसलिए इसे तुंगभद्रा कहते हैं। तुंगभद्रा कहाँ पर कहलाती है? ये कुंडली में कहलाती है। दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं किस नदी की? कृष्णा नदी के विषय में चर्चा कर रहे हैं, और वहीं बात कर रहे हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियों की। तो सबसे पहले
प्रमुख सहायक नदियों में 2 नदियां तो याद रखिए, भीमा और तुंगभद्रा। और इसके अतिरिक्त भी यदि पूछ लिया जाए तो कोयना हो गई, मूसी हो गई, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा और मालप्रभा। प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई? कोयना, मूसी, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा और मालप्रभा। लेकिन मेनली जो याद रखना है आपको, वो हो गई एक सबसे लंबी सहायक नदी और एक सबसे बड़ी सहायक नदी। सबसे लंबी हो गई भीमा नदी और सबसे सबसे बड़ी हो गई तुंगभद्रा नदी। भीमा नदी बाई ओर से मिलती है, मान लीजिए ये हमारी कृष्णा नदी है, तो बाई ओर से मिल गई भीमा नदी और दाई ओर से मिल गई तुंगभद्रा नदी। दोस्तों बाई ओर और दाई ओर समझ में आ गया आपको, बड़ी और लंबी समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कावेरी नदी की। दोस्तों ये दक्षिण की एकमात्र 12मासी नदी है दोस्तों, एकमात्र 12मासी नदी है, अर्थात मैंने बताया ये मौसमी नदियां होती है जितनी भी है, लेकिन कावेरी नदी में वर्ष भर जल की उपलब्धता होती है, इसी कारण से ये 12मासी नदी कहलाती है। इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 805 किलोमीटर होती है दोस्तों। इसका उद्गम पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र से होता है दोस्तों। ये पूर्वी घाट क्षेत्र होता है और ये पश्चिमी घाट क्षेत्र होता है। तो पश्चिमी घाट क्षेत्र से इसका उद्गम होता है किसका? कावेरी नदी का। और इसका प्रवाह क्षेत्र बोले तो कहाँ कहाँ पर प्रवाहित होती है? कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है दोस्तों। इसके ड्रेनेज दोस्तों मैं एक और बात बता दूं आपको, दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां है, ये जिन जिन स्टेट्स में प्रवाहित होती है उन राज्यों के बीच में विवाद अक्सर होते रहता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि दक्षिण भारत में पानी की थोड़ी शॉर्टेज है और शॉर्टेज के कारण हर एक राज्य चाहता है कि उसे अधिक से अधिक पानी की उपलब्धता हो। तो इसी प्रकार से जब इनके बीच में विवाद होता है तो मैंने आपको बताया कि ये कौन सुलझाता है और कैसे सुलझाता है। इसके लिए 5 सदस्यीय पैनल होता है दोस्तों, जो कि हमारे देश के विवाद का, ये जो नदियों के मध्य विवाद होता है उसे सुलझाता है। वही बात की जाए दो देशों के बीच, ये हमारे राज्यों के बीच के विवाद के लिए 5 सदस्यीय पैनल हो गया। दो देशों के बीच की बात की जाए तो 2 देशों के बीच की बात को कौन सुलझाता है दोस्तों? आईसीजे सुलझाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय सुलझाता है किसे? 2 देशों के बीच के नदियों के विवाद को। अब बात करते हैं ड्रेनेज एरिया की। तो दोस्तों कावेरी नदी के ड्रेनेज एरिया में मैंने बताया आपको, कावेरी नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 2 राज्यों से, एक हो गया कर्नाटक और दूसरा हो गया तमिलनाडु। दोस्तों अब ड्रेनेज एरिया में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल 3 राज्य आते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया आपको कि इसका प्रवाह किन किन राज्यों में होता है। तो इसका प्रवाह जो होता है वो होता है कर्नाटक और तमिलनाडु, 2 ही राज्यों में होता है। अब बात करते हैं ड्रेनेज अपवाह तंत्र की। तो अपवाह तंत्र में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल 3 राज्य आ गए। ऐसा तीसरा राज्य कैसे इंक्लूड हो गया, जबकि इसका प्रवाह तो कर्नाटक और तमिलनाडु में ही होता है? ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, मान लीजिए ये नदी है, ये हो गया कर्नाटक और ये हो गया तमिलनाडु, ये 2 राज्यों में बह गई। इसके बाद में बात की जाए कि इसकी प्रमुख सहायक नदियों की, तो ये कुछ ऊपर से आएगी कुछ नीचे से आएगी। तो यहीं पर से एक नीचे से नदी आती है जो कि केरल से आती है। या तो बात की जाए ऊपर से कुछ नदियां आ रही होगी जो कि महाराष्ट्र से आ रही होगी। तो ऐसे मैं एग्जाम्पल के लिए भर बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये नदी तो बह रही थी 2 राज्यों में, लेकिन इसके जो अपवाह क्षेत्र है वो अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए जो बात कर रहे हैं हम कावेरी नदी की, तो इसका जो अपवाह तंत्र है केरल में भी फैला हुआ है। इसी कारण केरल को भी इसका जो पानी का बंटवारा होता है उसमें केरल की भी हिस्सेदारी होती है। दोस्तों अपवाह तंत्र कितने राज्यों में फैला हुआ है? कर्नाटक में 41%, तमिलनाडु में 56% और केरल में 3%। तो पानी का बंटवारा भी इसी के आधार पर हो जाएगा दोस्तों इन राज्यों के मध्य। अब आपको इसका प्रवाह क्षेत्र दिखा देता हूँ। ये हो गई कर्नाटक से निकली और तमिलनाडु में जाके पूर्वी घाट अर्थात यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में मिल गई दोस्तों। यहीं पर बात की जाए ये केरल राज्य है दोस्तों, और केरल में भी इसकी कोई प्रमुख सहायक नदी है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। इस प्रमुख सहायक नदी के कारण केरल में भी इसका अपवाह तंत्र फैला हुआ है दोस्तों। पश्चिमी घाट की बात की जाए तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, यहाँ पर उठता हुआ मानसून कराता है यहाँ पर। और पूर्वी घाट की बात की जाए तो शीत ऋतु में वर्षा होती है, ये लौटता हुआ मानसून कराता है दोस्तों वर्षा।
तो आपने देखा कि ग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा क्यों होती है? उठता हुआ मानसून कहलाता है दोस्तों। और पूर्वी घाट में शीत ऋतु में वर्षा होती है, ये लौटता हुआ मानसून कहलाता है। ये कि जब ये होता है लगभग नवंबर दिसंबर में वर्षा होती है, जब हमारे देश का मानसून वापस हो रहा होता है, या लौटता हुआ मानसून जिसे कहते हैं, उस वजह से पूर्वी घाट में वर्षा हो गई। और ग्रीष्म ऋतु में उठते हुए मानसून से, यानी कि उठता हुआ मानसून समझे आप, ये आपको मैं जियोग्राफी में अच्छे से समझा दूंगा। जब गर्म टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होता है, ये पहाड़ों के कारण ये जो वाष्प है ऊपर की ओर उठती है, और ये यही बादलों का निर्माण करती है, और यही वर्षा कराती है दोस्तों। तो ये हो गया एक तो उठता हुआ मानसून, और दूसरा हो गया लौटता हुआ मानसून। दोनों के कारण हो रही है वर्षा। कहाँ पर हो रही है? एक पश्चिम घाट में हो रही है, एक पूर्वी घाट में हो रही है। और ये नदी का तंत्र की बात की जाए तो पश्चिम घाट से निकलती है और पूर्वी घाट की ओर जा रही है। अब पश्चिम घाट से मिल गई इसको ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर पानी की कमी नहीं पड़ेगी। इसके बाद बात की जाए पूर्वी घाट में, तो यहाँ शीत ऋतु में वर्षा मिल गई, तो यहाँ पर भी पानी की कमी नहीं पड़ेगी। इसीलिए इस नदी को सदा नीरा नदी या बारहमासी नदी कहते हैं दोस्तों। और सदा नीरा होने के कारण, या तो 12 महीने वर्षा होने के कारण दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ग्रीष्म ऋतु में। और ग्रीष्म ऋतु में भी पानी उपलब्ध है, तो भैया जिन जिन राज्यों के मध्य ये बहेगी या प्रवाहित होगी, उन राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होगी। तो कौन कौन से राज्य हैं जिनके मध्य विवाद होता है? वो होता है कर्नाटक और तमिलनाडु में। मैंने बताया आपको, ये रहा कर्नाटक, ये हो गया कर्नाटक, और ये हो गया तमिलनाडु। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सदा नीरा नदी की कहानी है, जो कि दो राज्यों के बीच विवाद कराती है, या तो यूं कहे कि इसके लिए दो राज्य विवाद करते हैं। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं दोस्तों। प्रमुख सहायक नदियों की बात की जाए तो सिमसा हो गई, अमरावती, अकरावती, हेमावती। ये दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिए कि जो कावेरी नदी है ये बारहमासी नदी है। किन राज्यों में बहती है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। और अपवाद क्षेत्र की बात की जाए तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल है। इनका प्रतिशत जनरली याद रख लीजिए, कर्नाटक 41, तमिलनाडु 56 और केरल 3। सबसे ज्यादा पूछ सकते हैं तमिलनाडु में है। इसके बाद बात की जाए सदा नीरा कैसे है, तो मैंने बता दिया, वर्ष भर जल की उपलब्धता होने के कारण सदा नीरा है। और इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों के बारे में अब बात करते हैं नर्मदा नदी की। दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश के, ये मध्य प्रदेश है मान लीजिए, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है, और ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों। पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई, मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये निकल जाती है इसमें महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र निकलने के बाद ये जाती है गुजरात में, और आगे खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है दोस्तों। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है दोस्तों ये एस्चुरी का निर्माण करती है। और ये भारत की जो लंबी नदियों की बात की जाए तो उनमें सबसे शुद्ध नदी है। ये हमारे विभिन्न, जैसे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के विभिन्न शहरों में इस जल की उपलब्धता कराने के लिए जानी जाती है नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है और चार नदमुख बनाती है। भ्रंश घाटी के विषय में हमने लास्ट लेक्चर्स में चर्चा कर चुके हैं, यहाँ उसे नहीं छेड़ेंगे हम। 1961 में दोस्तों एक टारगेट रखा गया था कि 1961 में सरदार सरोवर बांध को कंप्लीट किया जाएगा। किसने रखा था ये टारगेट? नेहरू ने रखा था दोस्तों। लेकिन इन्होंने क्या किया, टारगेट तो रख लिया, लेकिन इसके क्षेत्र में जो लोग प्रभावित होने वाले हैं, यदि जो डैम बनेगा सरदार सरोवर बांध, इस बांध बनने से बहुत सारा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, और उस जलमग्न क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके बारे में इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, या यूं कहे कि उनके बारे में सोचना ही भूल गए। तो शरणार्थी गृह की व्यवस्था नहीं की इन्होंने। तो इस वजह से 1985 में एक समिति का निर्माण किया गया लोगों के द्वारा, जिसे कहते हैं नर्मदा बचाओ समिति। नर्मदा बचाओ समिति की एक प्रमुख नेता थी मेधा पाटकर, जिन्होंने 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन किया। और इस आंदोलन का अंत कब हुआ? 1996। किस प्रकार से हुआ दोस्तों? इनकी मांग थी कि इन्हें मुआवजा दिया जाए और इनकी उचित व्यवस्था की जाए। तो इस प्रकार से 1996 में सरकार ने इस आंदोलन का अंत करवाया और लोगों को मुआवजा उपलब्ध कराया। दोस्तों अभी बात हो रही है नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी
में एक प्रमुख जलप्रपात है धुआंधार, जो कि भेड़ाघाट में है। और भेड़ाघाट कहाँ पर है? जबलपुर जिले में दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं ताप्ती नदी की। तो ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। उद्गम कहाँ से होता है? मुल्ताई, बैतूल जिले से, जो कि एमपी में स्थित है। इसके बाद इसका तंत्र की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हो गई विंध्य की पहाड़ियां। विंध्य की पहाड़ियों के बाद में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। कहाँ से कहाँ? पश्चिम से पूर्व की ओर। इसके बाद में आती है सतपुड़ा की पहाड़ियां, और सतपुड़ा की पहाड़ी के बाद में आती है ताप्ती नदी। तो दोनों पैरेलली प्रवाहित होती है। और किस दिशा में जाती है दोस्तों? ये दोनों नदियां जाती है